हेलो दोस्तों। एपिसोड 1 से 11 तक मैंने इस स्टोरी में ओरिजिनल नेम हाई यूज किए एच, लेकिन अब इन्हें दोबारा इंडियन नेम में चेंज कर रहा हूं। वीज अब तक कोई ज्यादा नेम नहीं आए हैं, जो आए हैं वो आपको कुछ स्टोरी में अपने आप समझ में आ जाए जी। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मीरा का चेहरा एक पल में ही मायूसी से भर गया। वह रोते रोते दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। राकेश, हरामजादे, कमीने, दरवाजा खोल। मैं तेरी पत्नी हूं। तू ऐसा कैसे कर सकता है? वो प्लीज दरवाजा खोल दे, खोल दे। लेकिन अंदर राकेश टस से मस नहीं हुआ। वह दरवाजे को कसकर पकड़े खड़ा रहा, खोलने का कोई इरादा नहीं। सामने यह सब देख रहे अर्जुन से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी समय नीचे से शोर उठा। हाँ, यही है वो औरत जो भाई सुनील को पसंद है। कमाल है, आज बाहर निकल आई इतनी भड़काऊ हालत में। जल्दी पकड़ो इसे। दो आदमी सीढ़ियों से दौड़ते हुए ऊपर चढ़ आए। मीरा को देखते ही दोनों एक साथ चिल्लाए। उनमें से एक दुबला-पतला आदमी हंसता हुआ तेजी से ऊपर दौड़ा। मीरा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह सीढ़ियों की ओर देखते हुए दरवाजे पर पागलों की तरह हाथ मारने लगी। दरवाजा खोलो, खोलो। राकेश, अभी खोलो। आह! तभी वह दुबला आदमी पूरी तरह लैंडिंग पर भी नहीं पहुंचा था कि मीरा पर झपट पड़ा। मीरा डर के मारे चीख पड़ी और जान बचाने के लिए अर्जुन के घर की तरफ भागी। लेकिन दोनों दरवाजों के बीच की जगह इतनी कम थी कि 2-3 कदम में ही वह कोने में फंस गई। घबराहट में उसने ऊपर छत की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन कई दिनों से भूखी होने के कारण उसके पैरों में जान नहीं थी। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, पीछे से उस आदमी ने उसकी पिंडली पकड़ ली। उसकी पतली टांग काली स्टॉकिंग में ढकी थी। पकड़ते ही चर की आवाज हुई और स्टॉकिंग फट गई। उसकी गोरी टांग बाहर दिखने लगी। पीछे खड़ा गंजे सिर वाला आदमी यह देखकर जोश में चिल्ला उठा। हा, पकड़ लिया। ओल्ड टैन, पकड़ ले इसे। दुबला ओल्ड टैन फिर से झपट पड़ा। मीरा लड़खड़ाई और सीढ़ियों पर गिर पड़ी। दर्द से वह उठ नहीं पा रही थी। ओल्ड टैन का वहशी चेहरा उसकी ओर झुकता देख वह डर से कांपते हुए लगातार चीखने लगी। धड़ाम! अचानक अर्जुन का सुरक्षा दरवाजा जोर से खुला। लोहे का भारी दरवाजा सीधे ओल्ड टैन के शरीर से टकराया। भारी टक्कर से दुबला ओल्ड टैन हवा में उछलकर पीछे जा गिरा। अगले ही पल अर्जुन बिजली की तरह बाहर निकला और भाले जैसी लंबी रॉड आगे झोंक दी। ठक! रॉड के सिरे पर जुड़ा फलचाकू सीधा ओल्ड टैन की छाती में घुस गया। अर्जुन ने जैसे ही हथियार खींचा, खून फव्वारे की तरह बाहर निकला। पीछे खड़े गंजे आदमी की हंसी उसी पल जम गई। डर से उसके पैर जड़ हो गए। अर्जुन ने उसे घूरते हुए हाथ से वार करने का इशारा किया। वह आदमी डर के मारे चीखता हुआ पलटा और सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। गोले की तरह गिरता हुआ वह कई सीढ़ियां लुढ़क गया। हड्डियां टूटीं या नहीं, कहना मुश्किल था। अर्जुन ने पीछा नहीं किया। वह दरवाजे पर खड़ा रहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि मीरा अंदर घुसकर उसे बाहर बंद न कर दे। लेकिन यह चिंता बेकार थी। मीरा डर से बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी, जमीन पर पड़ी कांप रही थी। अर्जुन ने ओल्ड टैन की लाश पकड़ी और उसे घसीटकर अपने घर के अंदर ले गया। छोटे भाई, छोटे भाई! मीरा को होश आया। उसने सिर उठाकर गिड़गिड़ाते हुए अर्जुन को देखा। अर्जुन ने उसकी हालत देखी, थोड़ा सोचा और कहा, यहीं रुको। वह अंदर गया और थोड़ी देर बाद 2 छोटे ब्रेड के पैकेट लेकर लौटा। उन्हें पकड़ाते हुए बोला, ले लो और खुद ही खाना। राकेश को मत देना, वो भरोसे के लायक नहीं है। यह कहकर वह दरवाजा बंद करने लगा। लेकिन मीरा ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं छोटे भाई, मुझे वापस नहीं जाना। राकेश जानवर है। आप खाना देंगे तो वह मुझसे छीन लेगा। आज दिया तो कल फिर मुझे भेजेगा। दया करो, मुझे अपने यहां रख लो। अर्जुन भौहें सिकोड़कर सोचने लगा।
वह इस औरत को ठीक से जानता भी नहीं था, लेकिन वह यह भी नहीं देख सकता था कि उसकी पड़ोसन सुनील और उसके आदमियों के हाथ लग जाए। कुछ देर सोचकर उसने मीरा की ओर देखा। पक्का सोच लिया है? मेरे पास भी ज्यादा खाना नहीं है। मैं मुफ्तखोर नहीं पालता। मुझे सब मंजूर है। मैं कुछ भी कर सकती हूं। भरोसा रखिए। मीरा ने जल्दी से सिर उठाकर कहा। आखिरकार अर्जुन का दिल पिघल गया। इन 6 महीनों में सबसे डरावनी चीज भूख या सुनील नहीं था, सबसे डरावनी थी तन्हाई। बिना बिजली, बिना इंसान। अकेलापन इंसान को तोड़ देता है। उसने खुद को समझाया और सिर हिलाया। उठो, मेरे पीछे आओ। मीरा के चेहरे पर राहत और खुशी चमक उठी। वह सीढ़ियों का सहारा लेकर खड़ी हुई, लेकिन अचानक चक्कर आया। उसका शरीर ढीला पड़ा और वह गिरने लगी। अर्जुन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसका नरम, गर्म शरीर उसकी बाहों में आ गया। गर्मी का मौसम था, अर्जुन नंगे बदन था और मीरा बिना बाहों की ब्लाउज में। दोनों की त्वचा आपस में छू गई। एक हल्की सी खुशबू मीरा के शरीर से उठकर अर्जुन की सांसों में घुल गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अर्जुन ने नजरें हटाईं और खुद को संभालते हुए पूछा, ठीक हो? मीरा जल्दी से बोली, हाँ। बस भूख की वजह से चक्कर आया। मैं बोझ नहीं बनूंगी। सच में। वह डर रही थी कि कहीं उसे छोड़ न दिया जाए। अर्जुन ने उसकी हालत देखी, यह औरत शायद हमेशा बोझ ही समझी गई थी। उसने सिर हिलाया। चलो, पहले कुछ खा लो। वह उसे अंदर ले गया और लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। तभी सामने वाला दरवाजा खुला। राकेश ने सिर बाहर निकालकर चिल्लाया, अर्जुन, वो मेरी पत्नी है। अगर तू उसे रख रहा है तो मुझे मुआवजा तो देगा ना? अर्जुन ठिठक गया और उसे घूरकर बोला, अब याद आया कि वो तुम्हारी पत्नी है? अभी तो वो दरवाजा पीट पीट कर रो रही थी, तुमने खोला नहीं। अब याद आई? ले जाओ वापस। राकेश चुप हो गया। उसे वापस ले जाना नामुमकिन था, एक और मुंह खाना कहां से आएगा? लेकिन पड़ोसी के पास छोड़ना भी उसे मंजूर नहीं था। वह झुंझलाकर चिल्लाया, मीरा, खाना लेकर तुरंत वापस आ जा। बाहर के लोग खतरनाक हैं। मेरा घर ही तेरा घर है। अर्जुन के पीछे खड़ी मीरा कांप उठी। वह रोने लगी, कुछ बोल नहीं पाई। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर अब भी फैसला नहीं कर पाई हो तो अभी जा सकती हो। ये ब्रेड ले लो और लौट जाओ। मीरा अचानक घबरा गई। उसने तुरंत सिर उठाया और गिड़गिड़ाती नजरों से अर्जुन की ओर देखा। भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने फैसला कर लिया है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो इंसान नहीं है, जानवर है। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। अर्जुन ने नहा कहा, नना। वह बस ठंडे स्वर में बोला, अच्छा है अगर तुम्हारा फैसला साफ है। साफ साफ कह देता हूं, अगर तुम वापस जाना चाहो तो मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर चली गईं तो आगे से यहां खाना मांगने के बारे में सोचना भी मत, समझी? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो उसे साफ साफ बता दो। मीरा का दिल कांप गया। उसने सुरक्षा दरवाजे के सामने वाले दरवाजे की ओर देखा। राकेश के चेहरे पर गुस्सा था। उसने मीरा को गालियां देते हुए कहा, सस्ती औरत। मैंने कहा था खाना उधार लाने को और तू खुद को ही दे आई। जल्दी वापस आ। गालियां देते हुए उसकी नजर मीरा के हाथ में पकड़े ब्रेड के 2 पैकेटों पर टिकी हुई थी। मीरा के दिल में अचानक आग सी भड़क उठी। पिछले 6 महीनों की सारी तकलीफें एक साथ उमड़ पड़ी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। आखिरकार वह फूट पड़ी। राकेश, तूने मुझे इस हालत तक पहुंचाया है। मैं न तुझ पर कर्जदार हूं, न तेरे परिवार पर। शादी के इतने सालों में मैंने तुम्हारे घर का क्या नहीं किया? रोज का काम, बिना शिकायत तुम्हारी सेवा। और तुम? मछली पकड़ना, ताश खेलना, इसके अलावा कुछ नहीं।
तेरे दोस्त आते थे, खाना कौन बनाता था? तेरे बॉस और कलीग रोज आते थे, तुझे सच में लगता है वो दोस्ती के लिए आते थे? कितनी बार उन्होंने मुझे गंदी नजरों से देखा, तुझे नहीं पता? डरपोक। घर में ही शेर बनता है तू। इन 6 महीनों ने मुझे तेरी असली औकात दिखा दी, एक निकम्मा इंसान। एक निवाले के लिए तू मुझे सुनील और उसके आदमियों को देना चाहता है? तू जानवर है। तुझे खाना चाहिए ना? ले, ये 2 ब्रेड ले जा। इसे हमारी शादी के आखिरी एहसान की तरह समझ। कहते हुए उसने आंसू पोंछे और ब्रेड के दोनों पैकेट फेंक दिए। राकेश की आंखें चमक उठीं। उसे मीरा की बातें सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वह दौड़कर बाहर आया, जल्दी जल्दी ब्रेड उठाई और नीचे की ओर सतर्क नजर डालना भी नहीं भूला। ब्रेड उठाते ही वह बिजली की तरह अंदर घुसा और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। पूरे समय में उसने मीरा की तरफ एक बार भी नहीं देखा। मीरा वहीं खड़ी रह गई, बंद दरवाजे को घूरते हुए, जैसे पत्थर की मूर्ति। अचानक उसके मन में पछतावा उमड़ा। मैंने ब्रेड क्यों दे दी? वो कमीना। अगर अर्जुन अब मुझे खाना नहीं देगा तो? सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने उसे ब्रेड फेंकते हुए देखा था। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि इस औरत के लिए उसके मन में सम्मान बढ़ गया। इतनी भयानक हालत में 2 दिन से भूखी रहकर भी उसने उस खाने से अपने रिश्ते का अंत कर दिया। यह दिखाता था कि उसके अंदर अब भी इंसानियत जिंदा थी। आज के समय में अच्छे दिल वाला इंसान सबसे कीमती होता है। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया, अंदर गया और एक और ब्रेड का पैकेट लाकर उसे दिया। खा लो। किचन में पानी है, खुद ले लेना। धन्यवाद। मीरा ने आंसू पोंछे, ब्रेड पकड़ी और तुरंत खाने लगी। लेकिन 2 कौर के बाद ही उसे खांसी आ गई। वह बहुत तेज खा रही थी। अर्जुन ने तुरंत पानी का गिलास पकड़ा दिया। मीरा ने छोटे छोटे घूंट लिए। ब्रेड की मिठास और अनाज की खुशबू ने उसे ऐसा सुख दिया जो उसने महीनों में महसूस नहीं किया था। भूखी होने के बावजूद उसने आधी ब्रेड खाकर बाकी लपेट दी। कुर्सी पर बैठे अर्जुन ने पूछा, रुक क्यों गई? मीरा ने निगलते हुए कहा, भाई, पेट भर गया। अगली बार के लिए बचा रही हूं। अर्जुन मन ही मन प्रभावित हुआ। इतनी हालत में भी खुद पर काबू रखना यह आसान नहीं था। वह बोला, खा लो, मेरे पास और भी है। अगर अभी शुगर नहीं बढ़ी और कुछ हो गया तो मैं नहीं बचाऊंगा। मीरा घबरा गई। बीमार पड़ना अब बोझ बन जाना था। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। जब खाने को कहूं तो खाओ। वह डर गई और चुपचाप ब्रेड फिर से खोल ली। इस बार उसने धीरे धीरे खाया, हर कौर को महसूस करते हुए। उसके चेहरे पर थोड़ा रंग लौट आया। अर्जुन की नजर अनजाने में उसकी फटी स्टॉकिंग और लंबी टांगों पर चली गई। उसमें एक अजीब सी बिखरी हुई सुंदरता थी। मीरा को उसकी नजर महसूस हुई। शर्म से उसने घुटने सटा लिए और स्कर्ट नीचे खींचने की कोशिश की। अर्जुन होश में आया, उठ खड़ा हुआ। गेस्ट रूम खाली है, आज वहीं सो जाना। मीरा ने जल्दी से सिर हिलाया। उसके दिल में अजीब सी राहत थी। वह जानती थी कि किसी मर्द के घर आने की कीमत होती है। लेकिन अर्जुन ने कुछ भी जबरदस्ती नहीं कहा। वह अभी तैयार नहीं थी। और अर्जुन ने दबाव नहीं डाला। अर्जुन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और दुबले ओल्ड टैन की लाश को खींचकर लिविंग रूम में ले आया। ज्यादातर खून बाहर ही रह गया था। मीरा दीवार से सटकर खड़ी रही, मुंह ढके हुए, डर के मारे कांपती हुई। अर्जुन ने ओल्ड टैन की कमीज उतारी। पतला शरीर, सीने में बड़ा छेद, खून से सना हुआ। वह ध्यान से देखने लगा। सिस्टम ने कहा था, एक और म्यूटेंट मारा गया। तो ये ही होगा। लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट? पहले 2 लोगों से 5 पॉइंट मिले थे। क्या म्यूटेंट्स अलग अलग लेवल के होते हैं? उसने सिस्टम देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं। बाहर से शरीर बिल्कुल सामान्य लग रहा था। शायद अंदर कुछ बदला हो। वह काफी देर सोचता रहा।
मीरा ने डरते हुए पूछा। आप क्या ढूंढ रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। सुनील और उसके लोगों में हाल में कुछ बदला महसूस किया? मीरा ने सोचा। वो पहले से ज्यादा क्रूर हो गए हैं। सुनील पहले किसी को मारता नहीं था। अर्जुन ने सिर हिला दिया। आपदा में लोग जानवर बन ही जाते हैं, यह म्यूटेशन नहीं था। वह लाश को बालकनी की ओर ले जाने लगा, फिर रुका। उसने कीलें निकाली और लाश में ठूंस दी। शायद कोई म्यूटेंट इसे खाए, फंसे और मुझे पॉइंट मिल जाए। लाश नीचे फेंक दी। हाथ धोकर वह मीरा की ओर मुड़ा। मैं सोने जा रहा हूं। याद रखना, मेरी इजाजत के बिना किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, वरना मुझसे बुरा मत मानना। मीरा जल्दी से बोली। भाई, भरोसा रखिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, दरवाजा लॉक किया और मास्टर बेडरूम में चला गया। वह सोया नहीं। उसने मोबाइल निकाला और लिविंग रूम के कैमरे से कनेक्ट किया। कैमरा फुल चार्ज था। बिस्तर पर लेटकर वह स्क्रीन पर अपनी पड़ोसन को देखता रहा। मीरा ने देखा कि अर्जुन ने मास्टर बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया है, तभी जाकर उसकी सांसों में थोड़ी राहत आई। वह धीरे धीरे दीवार से टेक लगाकर नीचे बैठ गई। कुछ देर तक वह वहीं बैठी रही, जैसे सोचों में खो गई हो। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या सोच रही है। थोड़ी देर बाद वह उठी, किचन की तरफ देखा, पल भर के लिए झिझकी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार वह बाथरूम की ओर चली गई। अर्जुन को उस तरफ का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस पानी बहने की आवाज आ रही थी। करीब 10 मिनट बाद मीरा बाहर निकली। उसके हाथ में एक पोछा था। बेडरूम में लगे मॉनिटर से यह सब देखते हुए अर्जुन की भौहें हल्की सी उठ गईं। मीरा चुपचाप फर्श पोंछने लगी, जमीन पर फैले खून के धब्बे साफ करने लगी। वह बार बार रुक रही थी, साफ दिख रहा था कि वह बेहद कमजोर है। एक ब्रेड से उसका पेट कहाँ भरता। फिर भी उसने पूरा लिविंग रूम साफ किया, यहां तक कि कॉफी टेबल तक चमका दी। सोफे पर पड़े गंदे कपड़े भी उसने सलीके से तह कर दिए। 1 घंटे से भी कम समय में पूरा घर पहले से कहीं ज्यादा साफ और खुला खुला लगने लगा। लेकिन वह बेहद सावधान थी। अर्जुन की जरूरी चीजों को उसने हाथ तक नहीं लगाया, खास तौर पर उसका बनाया हुआ लंबा हथियार, मरम्मत का सामान और नील गन जैसी खतरनाक चीजें। किचन में तो वह गई ही नहीं। सफाई खत्म करने के बाद उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर उस दूसरे कमरे में चली गई जो अर्जुन ने उसके लिए छोड़ा था। वह कमरा बच्चों के लिए बना हुआ था, ऊपर बिस्तर, नीचे पढ़ने की टेबल। खिड़की पूरी तरह बंद थी। टेबल पर किताबें नहीं थीं, बल्कि तार, सोल्डरिंग आयरन, पेचकस और कई औजार रखे थे। मीरा ने उन्हें उत्सुकता से देखा, मगर बिना इजाजत छुआ तक नहीं। बिस्तर के पास एक अलमारी थी जो खाली थी। बिस्तर पर गद्दा और चादरें थीं। थोड़ा सा सहिंचकर वह थकी हारी लेट गई। बारिश और गरज की आवाज सुनते हुए वह खुद को सिमटकर पकड़ बैठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुनिया आखिर हो क्या गई है? बड़बड़ाते बड़बड़ाते उसकी आंख लग गई। अचानक वह हड़बड़ाकर जाग गई। आह! वह सपना था, एक डरावना सपना। उसने देखा कि राकेश ने दरवाजा खोलकर सुनील और उसके लोगों को अंदर बुला लिया है और बदले में उसे बेच दिया है। डर से उसकी चीख निकल गई। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ, यह उसका पुराना घर नहीं था। वह सुरक्षित थी। उसके जहन में अचानक अर्जुन का वह लंबा हथियार आया जिसने उसे बचाया था। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत और भरोसे की झलक आई। वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। कम से कम उसने मुझे बचाया तो था। भूख से उसका पेट मरोड़ उठा। वह बाहर आई, किचन की ओर बढ़ी, फिर रुक गई। अगर वो समझे कि मैं खाना चुरा रही हूं तो। वह वापस सोफे पर बैठ गई और बालकनी से बाहर तूफान को देखने लगी। बिजली चमकी, जोरदार गरज हुई। डर के मारे उसने पास रखी अर्जुन की टी-शर्ट पकड़ ली। अनजाने में उसे सीने से लगा लिया।
उस गंध में उसे अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई। तभी अंधेरे से आवाज आई, ठंड लग रही है? मीरा डर से उछल पड़ी। अर्जुन खड़ा था। नहीं, नहीं लग रही, वह शर्माकर बोली। अर्जुन किचन की ओर बढ़ा। भूखी हो? 3 बज चुके हैं, लंच नहीं किया। मीरा तुरंत बोली, मैं बना दूं, प्लीज। अर्जुन ने फ्रिज खोला और जमी हुई मांस की एक छोटी सी टिकिया निकाली। मीरा की आंखें फैल गईं। आपके पास मांस? फिर अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन ने उसकी सोच समझ ली। क्या डर रही हो? ये इंसानी मांस नहीं है। उसने फ्रीजर की ओर इशारा किया। मीरा ने झांक कर देखा। अंदर बर्फ जमी थी। बिजली? आपके घर में अब भी बिजली है? उसकी आवाज कांप रही थी। आंखों में हैरानी और उम्मीद दोनों थीं। अर्जुन ने किचन से बाहर वाली बालकनी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास यहां एक जनरेटर है। मीरा की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह तुरंत किचन काउंटर के चारों ओर घूमती हुई उत्तर दिशा वाली बालकनी की ओर दौड़ पड़ी। अर्जुन के फ्लैट का ढांचा ऐसा था कि उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ बालकनियां थीं। लिविंग रूम की बालकनी के अलावा किचन के बाहर भी एक बालकनी थी। फ्रीजर और जनरेटर किचन के पीछे वाली उत्तर बालकनी में रखे थे, जबकि फ्रिज किचन के अंदर था। जनरेटर की लगातार गूंजती आवाज सुनते ही मीरा की आंखें अविश्वास से फैल गईं, उनमें हैरानी और खुशी दोनों झलक रही थीं। बिजली! यहां सच में बिजली है। ये तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हू। वह इतनी खुश हो गई कि रो ही पड़ी। ध्यान देने वाली बात यह थी कि महाबाढ़ के दूसरे ही दिन से पूरी कॉलोनी में बिजली नहीं थी। उस वक्त उसके घर के फ्रिज में भी बहुत सा जमा हुआ खाना था। लेकिन जून की गर्मी में बिना बिजली के फ्रिज चल ही नहीं सका। नतीजा यह हुआ कि सारा खाना खराब हो गया। अगर वह खाना बच जाता तो थोड़ी किफायत से आधा साल चल सकता था। अब जब उसने देखा कि अर्जुन के पास जनरेटर है तो उसका खुश होना स्वाभाविक था। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वह उत्साहित होकर अर्जुन की ओर मुड़ी। छोटे भाई, क्या इस जनरेटर से मोबाइल चार्ज हो सकता है? मेरा फोन बंद है। अगर चार्ज हो गया तो शायद हम बाहर संपर्क कर सकें, सरकार से संपर्क कर सकें। अर्जुन ने उसके चेहरे की उम्मीद भरी चमक देखी और हल्के से सिर हिला दिया। ज्यादा उम्मीद मत रखो। मैंने बहुत पहले ट्राई किया था। बाहर की दुनिया से न तो संपर्क हो पाता है, न ही कोई नेटवर्क है। रेडियो के अलावा अब कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं करता। मीरा की मुस्कान वहीं जम गई। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बस बाढ़ है। सिग्नल पूरी तरह कैसे गायब हो सकता है? टावर तो इमारतों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें तो नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वह पढ़ी लिखी थी और जानती थी कि मोबाइल सिग्नल टावर से आते हैं। अर्जुन ने कोई बहस नहीं की। उसने चुपचाप अपना फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। अगर सिग्नल होता तो क्या मैं मदद के लिए कॉल नहीं करता? खुद देख लो। मीरा ने जल्दी से फोन लिया। बैटरी पूरी थी, लेकिन सिग्नल की एक भी लाइन नहीं थी। वह बेचैन हो उठी। क्या? क्या ये आपके फोन की वजह से है? कोई दूसरा फोन है? सुना है आईफोन का सिग्नल कमजोर होता है। एंड्रॉयड है? अर्जुन ने बेप्सी से दूसरा फोन निकालकर दे दिया। ये ज़ियाओमी है, सिम भी है। खुद चेक कर लो। मीरा ने काफी देर तक कोशिश की, लेकिन सिग्नल बिल्कुल नहीं मिला। वह सुन्न रह गई। ये सब क्या हो रहा है? दुनिया को क्या हो गया? हू। वह अपना चेहरा ढककर रोने लगी। अर्जुन ने फोन वापस लिया और शांत स्वर में बोला, दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी हम जानते थे। अगर ये सिर्फ साधारण बाढ़ होती तो कुछ न कुछ सिग्नल जरूर होता। सरकार पूरी तरह गायब नहीं रहती। 6 महीने हो गए, न कोई रेस्क्यू, न कोई घोषणा। मेरे पास रेडियो है, मैं रोज सुनता हूं, लेकिन मदद की कोई खबर नहीं।
हमें खुद ही सहना होगा। कौन जाने ये बारिश कब रुके। मीरा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह यह सब जानती थी। पिछले 6 महीनों में लोग सरकार के आने की उम्मीद में ही जिंदा थे। 1 महीना, 2 महीना, फिर धीरे धीरे सबने सच को स्वीकार कर लिया। शायद कोई नहीं आने वाला। कमजोर लोगों के लिए यह उम्मीद ही सब कुछ थी। मीरा भी उन्हीं में से एक थी। अर्जुन की बातों ने उसकी आखिरी आस भी तोड़ दी। अर्जुन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और आलू छीलते हुए बोला, तुम्हें खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। पुरानी सोच छोड़नी पड़ेगी। राकेश और सुनील जैसे लोग, उनके लिए अब कोई नैतिक सीमा नहीं बची। जैसे जैसे खाना कम होगा, वे और भी ज्यादा दरिंदे बनेंगे। अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो वे। उसने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन मीरा समझ चुकी थी, अगर खाना नहीं मिला तो वे इंसानों को खाएंगे। वह कांपते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉलोनी के गेट पर मिनी मार्ट है। पानी में बहुत सी चीजें तैर रही होंगी। वे वहां से निकाल सकते हैं। ये खाने तक नहीं पहुंचेगा। वह शब्द पूरा नहीं कह पाई। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था, तेज तूफान, उफनता पानी, अंडरग्राउंड पार्किंग और नालियां, हर जगह मौत छिपी थी। जरा सी चूक और आदमी पानी के नीचे खिंच सकता था। और अगर यह समुद्री पानी था तो कौन जाने उसमें क्या क्या खतरनाक जीव हों। इमारत की खिड़कियों से चीजें निकालना एक बात थी, लेकिन कॉलोनी के गेट तक जाना, वह बिल्कुल अलग जोखिम था। बेशक कुछ लोग आखिरकार यही रास्ता चुनेंगे। अर्जुन के पास भी खाना सीमित था। अगर सिस्टम अचानक न मिला होता तो शायद उसे भी वही करना पड़ता। लेकिन उसके मन में अब भी एक बड़ा सवाल था। सिस्टम जिस म्यूटेटेड प्राणियों की बात करता है, वो आखिर है क्या? क्या उनका बाढ़ से कोई संबंध है? वे कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर लॉटरी में खाना नहीं निकला तो? पॉइंट्स पाने का कोई स्थायी तरीका भी नहीं था। फिलहाल उसे इतना ही पता था कि बाढ़ के पानी में म्यूटेटेड सार्डिन मछलियां थीं। इमारत में भी कुछ म्यूटेटेड इंसान मौजूद थे। लेकिन उनमें और आम इंसानों में फर्क क्या था, यह वह अब तक नहीं समझ पाया था। आलू धोते हुए वह इन्हीं बातों में डूबा था। उधर मीरा धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। अर्जुन को आलू छीलते देख वह जल्दी से आंसू पोंछकर पास आई। छोटे भाई, ऐसे छीलने में बहुत ज्यादा आलू बर्बाद होता है। मुझे करने दीजिए। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अब शांत हो गई? माफ कीजिए, मुझे बस लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अर्जुन ने सिर हिलाया और आलू उसकी ओर बढ़ा दिया। सबके लिए हालात ऐसे ही हैं। लेकिन जीना एक स्वभाव है। वाकई मरना चाहने वाले बहुत कम होते हैं। अभी मरना आसान है, जीना सबसे मुश्किल है। मीरा ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने छिलनी नहीं ली, बल्कि चाकू से आलू की पतली परत खुरचने लगी। इस तरह कम से कम खाना बर्बाद होता था। अर्जुन यह देखकर उसे गौर से देखने लगा। उसने महसूस किया, मीरा बहुत किफायती थी। वह खुद इतना ध्यान नहीं देता था। ठक ठक ठक। मीरा बड़े सलीके से आलूओं को पतली पतली स्ट्रिप्स में काट रही थी। उसके हाथों की सफाई साफ बता रही थी कि वह एक अनुभवी गृहिणी है जिसे बरसों से खाना बनाने की आदत है। अर्जुन चुपचाप उसे सब्जी काटते देख रहा था। आलू की हर स्ट्रिप एक जैसी, पतली, साफ और चमकदार थी। मन ही मन उसने उसकी कारीगरी की तारीफ की। महाबाढ़ से पहले मीरा जैसी खूबसूरत और शालीन औरत उसे देखना तो दूर, शायद उसकी मौजूदगी भी महसूस न करती। और आज वही उसके लिए खाना बना रही थी। देखते देखते अर्जुन की नजर अनायास ही मीरा की छाती की ओर खिसक गई। उसका उभार चौंकाने वाला था। सब्जी काटते समय ऊपर नीचे हिलता हुआ।
मानो बाहर बाढ़ के पानी की लगातार उठती गिरती लहरें हों। अर्जुन को तो उसकी शर्ट की क्वालिटी पर ही हैरानी होने लगी। शेप की नेकलाइन मानो फटने को हो, लेकिन फिर भी बटन मजबूती से टिके हुए थे। उसे सच में जानने की इच्छा हुई, आखिर ये किस ब्रांड की शर्ट है? अमीर लोगों के कपड़े वाकई अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अचानक ठक 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 की लय बिगड़ गई, कभी तेज कभी धीमी, मानो मीरा अचानक एक माहिर रसोइया से नौसिखिया बन गई हो। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा। मीरा अब भी झुकी हुई थी, लेकिन उसके गाल लाल हो चुके थे। पसीने से उसके बाल कनपटी से चिपक गए थे, जिससे वह और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। तभी अर्जुन को एहसास हुआ, उसकी नजर को गलत समझ लिया गया है। उसने हल्की सी खांसी ली और मुस्कुराकर बोला, तुम खाना बनाती रहो, मैं लिविंग रूम में बैठता हूं। ठीक है। मीरा की आवाज इतनी धीमी थी जैसे मच्छर की भनभनाहट। अर्जुन के कदमों की आवाज दूर होते ही उसने चैन की सांस ली और चुपके से लिविंग रूम की ओर झांका। चेहरे की लालिमा धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन मन अब भी अशांत था, भावनाएं उलझी हुई थीं। अनजाने में उसने अपनी उभरी हुई छाती की ओर देखा। मन में एक अजीब सा मिश्रण था, नाराजगी भी, राहत भी। नाराजगी इसलिए कि यही चीज हमेशा अजीब नजरों को बुलाती थी, और राहत इसलिए कि शायद इसी वजह से अर्जुन ने इस आपदा में उसे शरण दी थी। अगर अर्जुन को ये पता होता तो वह जरूर हंस देता। क्या ब्रदर अर्जुन इतना घटिया इंसान है? नजरें समेटकर अर्जुन सोफे पर बैठ गया और मन ही मन सिस्टम को पुकारा, मेरे पास अभी 12 पॉइंट्स हैं, चलो लॉटरी ट्राई करते हैं। उसने हाथ रगड़े, आंखों में उत्साह चमक उठा। जाने पहचाने लॉटरी डिस्क ने घूमना शुरू किया। जैसे जैसे डिस्क घूमती गई, उसके पॉइंट्स भी गायब होते गए। आपने 1 पॉइंट खर्च किया और टॉयलेट पेपर का पैक प्राप्त किया। आपने 1 पॉइंट खर्च किया और साबुन का डिब्बा प्राप्त किया। 2 ड्रॉ में सिर्फ रोजमर्रा की चीजें मिली, खाना एक भी नहीं। अर्जुन घबरा गया। सारे सामान, बस घरेलू चीजें, एक भी खाने की चीज नहीं। मानो उसकी सोच भांप हो। सिस्टम ने अचानक संकेत दिया, क्या आप अधिक पॉइंट्स खर्च कर लॉटरी लेवल अप करना चाहेंगे? अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। इसका क्या मतलब? खर्च किए गए पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे, इनाम की क्वालिटी उतनी बेहतर होगी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। तो 2 पॉइंट्स में क्या मिल सकता है? अगले लॉटरी लेवल के लिए न्यूनतम 10 पॉइंट्स चाहिए। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने देखा, उसके पास ठीक 10 पॉइंट्स बचे थे। वह हिचकिचाया। एक एक करके ड्रॉ करने पर सिर्फ टिश्यू भी निकल सकते थे, लेकिन पॉइंट्स जुटाना आसान नहीं था, और उसे सबसे ज्यादा जरूरत खाने की थी। साथ ही उसे सिस्टम की असली ताकत जानने की भी जिज्ञासा थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने दांत भींच लिए। ठीक है, 10 पॉइंट्स, ड्रॉ करो। अगले ही पल लॉटरी डिस्क जोर से घूमने लगी। टिश्यू, लाउगन्मा सॉस, टेप, सब गायब हो गए। उनकी जगह मांस के टुकड़े, पोर्क रिब्स और ड्रैगन फ्रूट दिखने लगे। इतना ही नहीं, इंस्टेंट नूडल्स भी झलक गए। और ये सब एक एक पैक नहीं, पूरे बॉक्स थे। डिंग, आपने 10 पॉइंट्स खर्च किए। डिंग, बधाई हो, आपने 10 पैक फिले स्टेक्स प्राप्त किए। अगले ही पल स्टेक्स आइटम स्टोरेज में प्रकट हो गए। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत स्टोरेज खोला। फिलेट स्टेक, ऑस्ट्रेलिया का टॉप ग्रेड आई फिले, कच्चा भी खाया जा सकता है। अर्जुन खुशी से झूम उठा। फिले स्टेक, सच में फिले स्टेक। महाबाढ़ से पहले भी एक सैलरीमैन होने के नाते उसने कभी फिले स्टेक नहीं खाया था, और अब संसाधनों की कमी के इस दौर में उसे असली ऑस्ट्रेलियन स्टेक मिल गया था। सबसे बड़ी बात,
पूरे 10 पीस। उसने समझ लिया, जब तक सामान स्टोरेज से बाहर नहीं निकाला जाएगा वह खराब भी नहीं होगा। रुको, अगर स्टोरेज है तो क्या मैं असली दुनिया का सामान भी डाल सकता हूं? यह सोचते ही वह सतर्क हो गया। उसकी नजर सोफे पर पड़े कपड़ों पर गई। उसने कपड़े छुए और एक पल में वे गायब होकर स्टोरेज में पहुंच गए। ये सच में काम करता है। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मतलब अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस। अब उसे फ्रिज की भी जरूरत नहीं थी। वह उछलकर अपने कमरे में गया और सारा बचा हुआ सामान स्टोरेज में डाल दिया। कुछ ही पलों में पहले बिखरा हुआ कमरा खाली और साफ हो गया। अर्जुन ने लंबी सांस ली। चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। अब सप्लाई खराब होने या चोरी होने की चिंता नहीं। काश ये सिस्टम बाढ़ से पहले आ गया होता तो मैं 100 साल का सामान जमा कर लेता। उसने सिर झटक दिया। देर से सही, लेकिन अब उसके पास जीने का भरोसा था। अब मुझे पॉइंट्स कमाने का तरीका ढूंढना होगा। लगता है पॉइंट्स पाने का एक ही तरीका है, म्यूटेटेड प्राणियों को मारना। बाढ़ के बाद ज्यादातर म्यूटेटेड जीव पानी में होंगे। सार्डिन मछलियों की याद आते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। काश मेरे पास फिशिंग रॉड होती। लेकिन वह मछुआरा नहीं था और 32वीं मंजिल से मछली पकड़ना भी आसान नहीं। ऊपर से रात का अंधेरा और बहता मलबा। दरअसल एक और तरीका भी था, लेकिन वह उस पर सोचने से बच रहा था। म्यूटेटेड सिर्फ जानवर नहीं थे, इंसान भी बदल चुके थे। इंसानों को मारकर पॉइंट्स कमाना, यह विचार उसे स्वीकार नहीं था। हालांकि सुनील जैसे लोगों के लिए उसे ज्यादा दया भी नहीं आती। छोटे भाई, खाना तैयार है। मीरा की आवाज ने उसे सोच से बाहर निकाला। वह किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में आलू और पोर्क की प्लेट लिए। अर्जुन उठकर टेबल की ओर गया। मीरा ने जल्दी से प्लेट रखी और उसके लिए कुर्सी खींच दी। छोटे भाई, बहन के हाथ का खाना चख कर देखो। मीरा ने जल्दी से चॉपस्टिक्स आगे बढ़ाई, उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए। अर्जुन ने चॉपस्टिक्स लिए, एक कौर उठाया, हल्का सा भौहें चढ़ाई और बोला, इतना फीका? यह सुनते ही मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराकर बोली, छोटे भाई, ऐसी हालत में सोया सॉस और नमक मिलना मुश्किल है। मैंने ज्यादा डालने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। सिस्टर मीरा वाकई बहुत बचत करने वाली औरत थी। इंसान ज्यादा दिन बिना नमक के नहीं रह सकता, खासकर जून से जुलाई में, जब वह अक्सर मेहनत करता है और पसीना बहता है। लगता था जैसे हर दिन उसके शरीर से नमक निकल रहा हो। अर्जुन ने पहले ही बहुत सारा नमक जमा कर रखा था और अब सिस्टम होने के कारण जरूरत पड़े तो कभी भी मिल सकता था। उसने मीरा को देखा और कहा, आगे से नमक बचाने की जरूरत नहीं। मैंने पहले ही बहुत खरीदा था, अभी के लिए काफी है। मीरा डरते डरते सिर हिलाने लगी। मैं समझ गई छोटे भाई। मैं अभी दोबारा बना देती हूं। अर्जुन ने हाथ हिलाया। आज ऐसे ही रहने दो। चावल कहाँ हैं? अभी लाती हूं। मीरा जल्दी से चावल ले आई। एक बड़ा कटोरा। कुकर में बचा आखिरी दाना भी खुरच खुरच कर निकाल लिया। एक भी दाना जाया नहीं किया। उसने कटोरा अर्जुन के सामने रख दिया और धीरे से बोली, छोटे भाई, चावल। चावल की खुशबू और सब्जी की महक सूंघते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वह लार निगलते हुए बोली, आप खाइए। अर्जुन ने कटोरा उठाया और उससे पूछा, तुम आमतौर पर कितना खाती हो? मीरा तुरंत बोली, मैं बहुत कम खाती हूं। सुबह एक ब्रेड ही काफी होती है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। वह डर रही थी कि कहीं अर्जुन को न लगे कि वह ज्यादा खाती है और उसे बाहर निकाल दे।
लेकिन उसके बोलते ही उसका सपाट पेट जोर से गुर्राया। शर्म के मारे उसका पीला चेहरा लाल हो गया। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, एक कटोरा और ले आओ। मीरा एक पल को ठिठकी। कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई और जल्दी से एक छोटा कटोरा ले आई। कटोरा बढ़ाते हुए वह आत्मग्लानि से बोली, मेरी गलती है। इतने चावल थे, कई बार में खाए जा सकते थे। मैं फ्रिज में रख देती हूं। वह चावल बांटने ही वाली थी कि अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर उसकी गोरी कलाई दबा दी। उसके छूते ही मीरा को जैसे करंट लगा। वह हल्की सी चीख के साथ हाथ खींच ले गई। उसका चेहरा लाल हो गया। आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने चम्मच उठाया, आधे चावल छोटे कटोरे में डाल दिए और बोला, खाओ। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। चॉपस्टिक्स उठाईं और आलू पोर्क खाना शुरू कर दिया। मीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कभी अर्जुन को देखती, कभी कटोरे में पड़े चावल को। हैरानी से पूछा, ये मेरे लिए हैं? अपने घर में राकेश ने तो उसे नूडल्स का पानी तक नहीं पीने दिया था, और यहां अर्जुन ने उसे सीधे चावल दे दिए। नहीं खाओगी? अब मीरा खुद को रोक नहीं पाई। 2 दिन से भूखी थी। सुबह की ब्रेड कब की पच चुकी थी। वह जल्दी से कटोरा उठाकर बोली, खा रही हूं, खा रही हूं। वह लालच से खाने लगी। खाते खाते बोल भी नहीं पा रही थी। चावल का स्वाद मुंह भर गया। चबाने का भी वक्त नहीं मिला। बहुत दिनों बाद चावल का स्वाद उसकी जीभ पर जैसे हमला कर रहा था। निगलते ही उसके जलते पेट में गर्माहट भर गई। एक अजीब सी राहत मिली। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसकने लगी। अर्जुन रुक गया और उसकी ओर देखा। रो क्यों रही हो? ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं बहुत दिनों से चावल नहीं खा पाई। जो चावल आपने हमें दिए थे वो आधे महीने पहले ही खत्म हो गए। इन दिनों हम बिस्किट, स्नैक्स और इंस्टेंट नूडल्स पर जी रहे थे। दिन में बस एक वक्त। मैं बस भावुक हो गई हूं। छोटे भाई, धन्यवाद। सच में धन्यवाद। वह रोते रोते पिछले कई महीनों का सारा दर्द उंडेलने लगी। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में एक ही ख्याल था, राकेश सच में घटिया इंसान था। खुद खाना जमा करके रखा और पत्नी को भूखा रखा। आपदा के सामने शादी जैसे रिश्ते कितने कमजोर हो जाते हैं, खास तौर पर ऐसी शादियों में। मीरा निस्संदेह एक अच्छी औरत थी। अगर वह उसकी जगह होता तो बहुत पहले तलाक दे चुका होता। फिर भी मीरा सब सहती रही, और खाने के दौरान भी वह सिर्फ चावल खा रही थी। सब्जी को हाथ तक नहीं लगाया। अर्जुन से रहा नहीं गया। सिर्फ चावल मत खाओ, सब्जी भी लो। मीरा ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, मैं चावल से ठीक हूं। छोटे भाई, आप सब्जी खाइए। बचे तो रात के लिए रख लेंगे। बेबस होकर अर्जुन ने जबरदस्ती सब्जी का बड़ा हिस्सा उसके कटोरे में डाल दिया। वह डरते डरते धन्यवाद बोल पाई। खाना वहीं खत्म हुआ। अर्जुन उठता उससे पहले मीरा खड़ी हो गई। मैं बर्तन धो दूंगी। छोटे भाई, आप मत उठिए, सब मैं कर लूंगी। अर्जुन ने उसे करने दिया। उसकी नजर अनायास उसके नाशपाती जैसे शरीर पर चली गई, खास तौर पर उसकी छोटी स्कर्ट के नीचे फटी हुई स्टॉकिंग्स पर। सफेद लंबी टांगें फटी स्टॉकिंग्स के बीच झलक रही थी। हल्के दबाव के निशान अजीब सी उत्तेजना पैदा कर रहे थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और किचन की ओर बढ़ गया। कदमों की आहट सुनते ही मीरा मुड़ना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही एक भारी पुरुष गंध ने उसे घेर लिया।
अर्जुन ने पीछे से उसे थाम लिया था। मीरा का पूरा शरीर कांप गया। छोटे भाई, आप। वह घबरा गई। उन मजबूत हाथों को पकड़कर हटाना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं उसे नाराज न कर दे। पीछे से उसकी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। बर्तन धो। उसका सिर मीरा के बालों में झुका हुआ था। वह उसकी खुशबू गहराई से महसूस कर रहा था। मीरा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पैरों में जान नहीं रही। छोटे भाई, मत। वह सिसक उठी। उसे साफ महसूस हुआ कि उसके हाथ नीचे सरक रहे हैं। वह विरोध करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। अर्जुन के भीतर आग सी उठी, मानो वह इस औरत को अपने सीने में समा लेना चाहता हो। लेकिन तभी उसकी बाह पर एक बूंद गिरी। आंसू। वह ठिठक गया। धीरे धीरे उसने मीरा को घुमाया। मीरा चुपचाप रो रही थी। एक पल में उसकी सारी वासना बुझ गई। उसने हाथ पीछे खींच लिए। अर्जुन के माथे पर शिकन आ गई। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अगर मैंने जोर जबरदस्ती की तो मैं सुनील और उनके जैसे लोगों से क्या अलग रह जाऊंगा? उसने गहरी सांस ली, अपने भीतर के जानवर को दबाया और पीछे हटते हुए बोला, बर्तन धो। इतना कहकर वह लिविंग रूम की ओर चला गया। मीरा खाली नजरों से उसकी पीठ देखती रही और सिंक के नीचे बैठकर कमजोरी से ढह गई। बाथरूम में खड़े होकर अर्जुन ने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। पानी की बूंदें उसके चेहरे से फिसलती हुई नीचे गिर रही थीं और साथ ही उसका उफनता हुआ मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा था। क्या मैं ज्यादा देर से खुद को रोक रहा था? उसने आईने में अपनी ही परछाई को देखते हुए धीमे से बुदबुदाया। सच तो ये था कि मीरा को अपने घर में जगह देते वक्त उसके मन में कुछ और ख्याल भी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह जबरदस्ती कुछ करना चाहता था। अगर सामने वाला तैयार न हो तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हूंफ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मीरा खुद यहां रुकना चाहती है। वो जानती है कि इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। बस अभी वो मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। जल्दी नहीं है। वक्त हमारे पास है। ये सब जब होना होगा खुद हो जाएगा। वो बाथरूम से बाहर आया। लिविंग रूम में हल्की सी नमी और अंधेरा पसरा हुआ था। रसोई की तरफ देखा, मीरा वहां नहीं थी। गेस्ट रूम का दरवाजा बंद था। अर्जुन समझ गया, वो शायद अंदर रो रही होगी, लेकिन उसने उसे तसल्ली देने नहीं गया। कभी कभी रोना जरूरी होता है, ताकि इंसान ये समझ सके कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। वो बालकनी की तरफ बढ़ गया। बाहर धुंधली रोशनी में, बारिश और बाढ़ के शोर के बीच, उसने अपनी शाम की एक्सरसाइज शुरू की। पहले 500 पुशअप्स। 1, 2। गिनती करते हुए उसके दिमाग में वही चेहरे घूमने लगे। सुनील, राकेश और वो दरिंदे जो इंसानियत भूल चुके थे। वो जानते थे कि आज नहीं तो कल बदला लेने जरूर आएंगे। अर्जुन अकेला हर वक्त दरवाजों की रखवाली नहीं कर सकता था। उसे भी आराम चाहिए था। इसीलिए उसने मीरा को अपने साथ रखा था, ताकि बारी बारी से पहरा दिया जा सके। आधे घंटे से भी कम समय में उसके 500 पुशअप्स पूरे हो गए। पसीने से भीगा शरीर, उभरी हुई मांसपेशियां और तेज सांसें। थोड़ा पानी पीकर उसने पुलअप्स शुरू किए। इसी दौरान गेस्ट रूम का दरवाजा धीरे से खुला। एक पतली सी दरार से मीरा झांक रही थी। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। पसीने में भीगा हुआ, चौड़े कंधे और मेहनत से तराशा हुआ शरीर। वो हैरान रह गई। इतना मजबूत। उसके गालों पर हल्की लाली फैल गई। कुछ देर पहले रसोई में जो हुआ था, वो सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। आधे घंटे में उसने खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर लिया था। उसे अच्छी तरह पता था,
इस दुनिया में सिर्फ बर्तन धोने से खाना नहीं मिलता, और उसके पास देने के लिए शायद वो खुद ही थी। जब अर्जुन ने 30 पुलअप्स पूरे किए, वो थके हुए कंधे सीधा कर रहा था। तभी मीरा ने हिम्मत जुटाई और बाहर आ गई। अर्जुन ने उसे देखा। फटी हुई स्टॉकिंग्स, काली स्कर्ट और सफेद शर्ट में ढका हुआ आकर्षक शरीर। वो चुप रहा। मीरा घबराई हुई, सिर झुकाए सोफे के पास रुकी। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैं तैयार नहीं थी। अर्जुन ने तौलिया से पसीना पोंछा। माफी की कोई बात नहीं, ये दोनों की सहमति से होना चाहिए। मीरा की आवाज कांप गई। मैं बस अचानक डर गई थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं भी गलत था। आधा साल घर में बंद रहने के बाद इंसान अपना आपा खो बैठता है। वो कोई जानवर नहीं बनना चाहता था। ये सुनकर मीरा का दिल पिघल गया। वो जल्दी से बोली, मैं मसाज करना जानती हूं। अगर चाहो तो आपकी मदद कर दूं? अर्जुन की भौहें उठीं। सच में? वो सोफे पर बैठ गया। मीरा उसके पीछे खड़ी हुई, धीरे धीरे उसके कंधों पर हाथ रखने लगी। मजबूत मांसपेशियां उसके हाथों के नीचे सख्त महसूस हो रही थी। जरा जोर से, अर्जुन ने आंखें बंद करते हुए कहा। मीरा ने सिर हिलाया। उसके लिए ये भी एक तरह की जगह थी जहां वो काम आ सकती थी। इस हालात में भी आप रोज एक्सरसाइज क्यों करते हो? उसने पूछा। अर्जुन ने शांत आवाज में जवाब दिया, क्योंकि कानून अब किसी को नहीं बचाएगा। अब सिर्फ ताकत ही जिंदा रखेगी। मीरा को राकेश और सुनील याद आ गए। वो समझ गई, अर्जुन सही था। कुछ पल बाद उसने हल्की सी हिम्मत करके कहा, अगर आप चाहें तो मैं पीठ की मसाज भी कर सकती हूं। अर्जुन ने आंखें खोली। हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। 28वीं मंजिल पर लिविंग रूम में कई आदमी जमा थे। बीच में खड़ा था सुनील। कमरे का माहौल भारी था। सुनील का चेहरा इतना सख्त था कि मानो उस पर पानी टपक सकता हो। भैया सुनील, अब आगे क्या करें? सवाल पूछा मोहित, जो सुनील का सबसे करीबी आदमी था। मोहित पहले सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड था। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जल्दी नौकरी पकड़ ली थी, दूसरों से सालों आगे निकल गया था। बाढ़ से पहले भी वो सुनील को अपना आदर्श मानता था। और बाढ़ के बाद जब सुनील ने अपनी ताकत दिखाई तो मोहित बिना सोचे उसके साथ हो लिया। कमरे में मौजूद ज्यादातर लोग सब के सब पुराने सिक्योरिटी गार्ड थे। ये लोग मालिक नहीं थे, इसलिए उनका वफादार होना मजबूरी भी था। सुनील ने चारों तरफ नजर घुमाई, आंखों में ठंडी चमक थी। मुझे नहीं पता था कि अर्जुन के पास पेट्रोल और गैस सिलेंडर होंगे। उसने दांत पीसते हुए कहा, इस बार मेरी गलती से हमारे लोग मारे गए। फिर वो हंसा, ठंडी, बेरहम हंसी। लेकिन कोई बात नहीं। अगर वो लड़का बाहर नहीं निकलेगा तो हम उसे बाहर निकालना जानते हैं। पहले बाकी मंजिलों पर कज़ा करेंगे। मोहित ने हिचकिचाते हुए पूछा, भैया, राकेश की पत्नी और बच्चे का क्या? राकेश वही गार्ड था जो पहले सीढ़ियों में अर्जुन पर हमला करते हुए मारा गया था। उसकी बीवी और बच्चे इसी बिल्डिंग में थे। सुनील ने मोहित को देखा, उसकी आंखों में हलचल साफ थी। राकेश हमारा आदमी था। सुनील ने ठंडे लहजे में कहा, वो मर गया, लेकिन उसकी फैमिली जिंदा है। उसने उंगली उठाई। मोहित, उसका कमरा तुझे मिलेगा। उसकी बीवी और बच्चों का ख्याल रखना। मोहित का चेहरा खिल उठा। चिंता मत करो भैया, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। उसकी हंसी गंदी थी। पास खड़ा एक और आदमी बोला, भैया, 31वीं मंजिल के कॉरिडोर में 2 और औरतें हैं। राकेश की। सुनील ने हाथ हिलाया। आपस में बांट लो। कमरे में हंसी गूंज गई। राकेश की मौत पर किसी को अफसोस नहीं था। उल्टा, उसका खाना अब सब में बंटने वाला था। तभी सुनील को कुछ याद आया। वैसे
विक्रम और संदीप कहाँ हैं? मोहित ने इधर उधर देखा। अभी तो यहीं थे। पता नहीं कहाँ चले गए। सुनील के दिमाग में एक शक कौंधा। अर्जुन की कही हुई बातें और विक्रम संदीप की फुसफुसाहट। राहुल, अमित। उसने 2 आदमियों को पुकारा। उन्हें ढूंढो। दरवाजा खुला। विक्रम और संदीप बाहर खड़े फुसफुसा रहे थे। आवाज सुनते ही चुप हो गए। भैया, सुनील बुला रहे हैं, अमित बोला। दोनों ने नजरें बदलीं और अंदर आए। कमरे में घुसते ही सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। सुनील ने बिना भाव के पूछा, कहाँ गए थे? विक्रम मुस्कुराया, बस हवा खाने। सुनील ने उसकी बात काट दी। तुझसे नहीं पूछा। संदीप, तू बता। संदीप का गला सूख गया। भैया, बस घुटन लग रही थी। सुनील की आंखें सिकुड़ गईं। या फिर उस लड़के की बातों में आ गए? नहीं, नहीं। संदीप घबरा गया। आप नहीं होते तो हम कब के मर चुके होते। सुनील हंसा, लेकिन उसकी हंसी में जहर था। विक्रम, तू कभी बड़ा आदमी था, उसने धीरे से कहा। लेकिन अगर वही दिमाग मेरे खिलाफ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। भैया, मेरी जान आपकी है। अचानक धड़ाम। सुनील ने मेज पर हाथ मारा। ठीक है। वो मुस्कुराया। तो आज दोपहर फिर से जाओ। उसके दरवाजे पर दस्तक देते रहो। विक्रम और संदीप कांप गए। पिछली बार जले हुए लोगों की चीखें अब भी उनके कानों में थीं। भैया, विक्रम ने डरते हुए कहा, उसके पास पेट्रोल है। वो सबको उड़ा सकता है। हाँ भैया, संदीप बोला। सोच समझकर चलना होगा। सुनील की आवाज ठंडी हो गई। खाना मुफ्त में नहीं मिलता। काम नहीं करोगे तो खाओगे कैसे? विक्रम के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। भैया, दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं। सुनील की भौं उठी। तो दीवार तोड़ देते हैं, विक्रम बोला। उसका घर राकेश के सामने है। पहले राकेश का घर लेते हैं और वहीं से सुरंग बनाकर अंदर घुसते हैं। एक तीर, 2 शिकार। सुनील चुप हो गया। विक्रम आगे बोला, दरवाजे से वो आग लगा सकता है, लेकिन दीवार से नहीं। और राकेश के घर में भी खाना मिल सकता है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सुनील जोर से हंसा। अब समझ आया तू बॉस क्यों था। ठीक है, उसने आदेश दिया। पहले राकेश का घर। कमरे में जोश भर गया। सब हथियार उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। अरे महेश जी, महेश जी। 31वीं मंजिल की वॉकवे में तेज बारिश सीधी कॉरिडोर में घुस रही थी। पानी टेंट पर गिरते हुए तेज आवाज कर रहा था। कैलाश महेश के टेंट के बाहर खड़ा धीमी आवाज में पुकार रहा था। महेश ने जिप खोली, बाहर झांका और पूछा, कितना बजा? लगभग रात के 8। महेश ने सिर हिलाया। ठीक है, आज की नाइट वॉच मैं कर लूंगा। तू थोड़ा आराम कर ले। कैलाश ने इधर उधर देखा, फिर बोला, जल्दी नहीं है, तुमसे जरूरी बात करनी है। महेश चौंका, फिर समझ गया। वो टेंट से बाहर आया और दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। ऊपर वाले कोने में बैठे दीपा और फाल्गुनी को देखकर दोनों ने अनजाने में दूरी बना ली। कुछ पल बाद कैलाश फुसफुसाया, सुबह की हंगामे की आवाज सुनी थी? महेश ने सिर हिलाया। इतनी जोरदार आवाज में कौन नहीं सुनता? सुनील की भिड़ंत 32वीं मंजिल वाले लड़के से हुई और उसे भारी नुकसान पड़ा। कैलाश ने जोड़ा, किसे पता था कि उसके पास पेट्रोल और गैस सिलेंडर होंगे। अब कुछ समय तक सुनील भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। महेश ने हल्की सांस ली। तो तू क्या सोच रहा है? कैलाश की आवाज भारी हो गई। उस लड़के के पास हथियार हैं, बिजली है,
और खाना भी। मेरी बेटी अब ज्यादा दिन नहीं झेल पाएगी अगर जल्दी कुछ नहीं मिला तो। महेश का चेहरा सख्त हो गया। फिर से मछली पकड़ने की कोशिश करें? कैलाश ने सिर हिला दिया। सुनील के आदमी 10वीं मंजिल बंद किए बैठे हैं। कोई और मछली पकड़े तो छीन लेते हैं। तो फिर? कैलाश ने गहरी आवाज में कहा। मैं 32वीं मंजिल वाले लड़के से मदद मांगना चाहता हूं। महेश ने कड़वी हंसी हंसी। वो खाना देगा। खाना नहीं, साथ चाहता हूं। कैलाश की आंखों में आग थी। अगर हम एक नहीं हुए तो सुनील हमें एक एक करके कुचल देगा। पहले भी कोशिश की थी। महेश बोला। लोग भरोसे के लायक नहीं। थोड़ा सा खाना दिखाओ, पीठ में छुरा घोंप देते हैं। कैलाश ने फुसफुसाकर कहा। इस बार अलग है। उस लड़के और सुनील में दुश्मनी है। वो झुकेगा नहीं। हम बस इतना चाहते हैं कि साथ मिलकर सुनील का सामना करें। हर बार जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ने से तो बेहतर है। अचानक कॉरिडोर में हल्की आहट हुई। दोनों तुरंत चुप हो गए। महेश ने फौरन कमर से चाकू निकाला और मुड़ गया। अंधेरे में एक औरत डरते डरते आगे आई। क्या मुझे भी शामिल करोगे? दीपा? मध्यम रोशनी में महेश ने पहचान लिया। वही औरत जो कभी राकेश की खिलौना थी। कैलाश का चेहरा भी बदल गया। तू कब आई? दीपा की आंखों में नफरत थी। कैलाश भैया। महेश अंकल। क्या मैं भी सुनील से बदला लेने में शामिल हो सकती हूं? महेश और कैलाश ने एक दूसरे को देखा। महेश ने अचानक पूछा। फाल्गुनी कहाँ है? दीपा कुछ पल रुकी। मर गई। क्या? दोनों एक साथ चौंक पड़े। मैंने मारा है उसे। दीपा की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। कैलाश पीछे हट गया। क्यों? दीपा हंसी, टूटी हुई हंसी। राकेश मर गया। फाल्गुनी को नया सहारा चाहिए था। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूं। उसे लगता था मैं कमजोर हूं। जिसने राकेश को मेरे घर घुसने दिया। अब कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तो मैंने मार दिया। क्या मैंने गलत किया? कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। महेश को ठंड सी लग गई। उसने पहली बार समझा। ये औरत टूटकर नहीं, बदल कर निकली है। कैलाश धीरे बोला। दीपा, हम तो मजाक कर रहे थे। दीपा की आंखें सख्त हो गईं। अगर मुझे साथ नहीं लिया तो अभी जाकर सुनील को सब बता दूंगी। कैलाश ने अनजाने में चाकू कस लिया। महेश ने तुरंत उसका हाथ दबाया। रुको। दीपा, पहले बात करें। बिना योजना कुछ नहीं करेंगे। योजना क्या? दीपा ने सीधा कहा। ऊपर वाला लड़का भी साथी ढूंढ रहा होगा। डरते हो तो रहने दो। मैं अकेले जाऊंगी। कुछ लोग टूटते हैं, कुछ और ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। दीपा दूसरे वाले रास्ते पर थी। कैलाश अचानक मुस्कुराया। ठीक है, दीपा। अगर तू उसे मना लाई तो हम साथ हैं। महेश बोलना चाहता था, लेकिन कैलाश ने रोक दिया। महेश जी, एक आदमी ज्यादा मतलब ताकत ज्यादा। दुश्मन से अच्छा दोस्त। लड़ाई में हम सामने से और दीपा पीछे से वार करेगी। सुनील कितना भी ताकतवर हो, मरेगा। महेश ने लंबी सांस ली। फिर दीपा की तरफ देखा और बोला। स्वागत है। दीपा मुस्कुराई। यहीं रुको, मैं बात करके आती हूं। कैलाश बोला। मैं भी साथ चलूंगा। महेश जी, मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखना। फिक्र मत कर। सीढ़ियां चढ़ते हुए कैलाश की नजर कार्डबोर्ड के ढेर पर गई। खून का धब्बा था, लेकिन लाश नहीं। दीपा ने ठंडी आवाज में कहा। लाश नीचे फेंक दी। भैया, अब सरकार नहीं आएगी। हमें खुद ही जीना होगा। कुछ ही देर में वे पहुंच गए अर्जुन के दरवाजे पर।